नमस्ते बच्चों। मैं आज आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक का दूसरा अध्याय पढ़ा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मेरी दादी। तो इस लेसन में आप पढ़िएगा कि लेखिका जो हैं वह अपनी दादी के संस्मरण में एक कहानी लिखी है, इसलिए इस कहानी में अधिकतर दादी के बारे में ही लिखा गया है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ प्रवेश। तो कहती हैं लेखिका कि मेरे मानस पटल पर सर्वप्रथम जो पहली और प्रभावशाली छवि अंकित हुई वो मेरी दादी जी की थी। यानी जब लेखिका लिखना शुरू करती हैं तो सबसे पहले किनकी बात आती है दिमाग में? मानस पटल मतलब दिमाग होता है, तो नानी की। किसकी याद आती है? नानी की। और उनके बारे में वह लिखना शुरू कर देती हैं। लेखिका कहती हैं कि दादी जी जो हैं वो उन्हें बहुत मानती थी। तो जब गर्मी की छुट्टी हुआ करती थी तो उसमें लेखिका बाबूजी से पहले ही पूछने लगती थी कि कब आपको छुट्टी हो रही है, मैं भी दादी के यहाँ जाऊंगी। और सभी बच्चे चले जाते थे दादी के यहाँ। वहाँ जा कर के लेखिका जो है सो ये लोग क्या करती हैं तैयारी दादी के यहाँ जाने के लिए। तो कंचे की गोलियाँ यानी शीशे की जो गोलियाँ होती हैं वह खेलने के लिए रख लेती हैं। वहाँ गांव में जा कर के खेलेंगे। फिर कहती है मेरी फिर भी एक दादी जी ही तो थी जिनसे मैं ज़्यादा जुड़ाव महसूस करती थी। वहाँ जाती थी दादी के यहाँ तो परिवार में अन्य सदस्य भी थे, लेकिन दादी जी से इनका अत्यधिक जुड़ाव था, अत्यधिक लगाव था। अब देखिए बताती हैं लेखिका कि जब ये दादी के गांव पहुंचती थी तो दादी किस तरह से इनका स्वागत करती थी। सबसे पहले ये बताती हैं कि इनकी दादी जी कैसी थी देखने में। तो बताती हैं उनके शरीर की बनावट के बारे में कि वो दुबली पतली छड़हरी सी काया यानी छड़हरी सा शरीर, कोई 4.5 पौने 5 फुट लंबी थी। अभी अभी नहा कर आई होती थी तो गीले खुले बाल, साफ सुथरी धुली हुई सूती धोती पहने, सिर पर पल्ला डाले, उम्र के शायद चौथे पड़ाव में प्रवेश कर चुकने के बाद भी चेहरे पर झुर्रियों के बाद भी गोरा रंग इस प्रकार दमक रहा होता था मानो पवित्रता की प्रतिमूर्ति समक्ष सुंदरता के कारण ही शायद उनके माता पिता ने उनका नाम कोयली अर्थात काया के बिल्कुल विपरीत कोयला रखा था, ताकि उन्हें किसी की नज़र न लगे। क्या कहती हैं लेखिका कि इनकी दादी जो थी वह बहुत गोरी थी, देखने में खूबसूरत थी, लेकिन उनके माता पिता ने उनका नाम क्या रखा था? कोयली, इसलिए कि उनकी बच्ची को किसी का नज़र ना लगे। कहती हैं लेखिका कि उनके हाथों में पीतल के चमकते हुए लोटे में जल होता, हुए पहले जल भरे लोटे को हमारे सिर से पैर तक बांटती, फिर उस जल को ज़मीन पर डाल देती, तब कहीं हमें गांव में प्रवेश की अनुमति देती। यानी कि लेखिका जब जाती थी दादी के गांव तो वह पीतल के लोटा में जल भर के लाती थी और फिर पहले वह जल जो है सो ऊपर से छिड़कती थी इन पर, फिर वह जल बचा हुआ जल ज़मीन पर उड़ेल देती थी। उसके बाद इनको गांव जाने की अनुमति देती थी, अंदर प्रवेश करने की। खेल रिश्तेदारी के निर्वाह आदि में व्यस्त हो जाते थे और मैं व्यस्त हो जाती थी दादी जी के साथ। सब लोग जाते थे तो खेल की रिश्तेदारी की बात करने लगते थे और ये कहाँ व्यस्त हो जाती थी लेखिका? अपनी दादी जी के साथ। दादी जी वैसे तो अपने सभी पोतों को भी प्यार करती थी, परंतु उनका लगाव मुझसे कुछ विशेष ही था। कहती हैं लेखिका कि ऐसे दादी जी सभी पोतों को मानती थी, लेकिन लेखिका को बहुत ज़्यादा मानती थी। अब यहाँ बताती हैं लेखिका कि क्या क्या रखती थी उनके खाने के लिए। तो सर्दी में जो गुड़ बनते हैं सर्दियों के मौसम में, तो उसको भी जब ये गर्मी की छुट्टी में जाती थी तो इनके लिए रखती थी, इनको खिलाने के लिए। पका हुआ सीताफल ज़रूर बचा करके रखती थी लेखिका को खिलाने के लिए। इतना ही नहीं, वे हर जगह मुझे अपने साथ ले जाती थी। और क्या कहती हैं लेखिका कि दादी जी जहाँ भी जाती थी इन्हें अपने साथ ले जाती थी। जहाँ दादी जी वहीं मैं। दादी जी खेतों में जाती तो मैं भी साथ जाती। कहती हैं कि दादी जी खेत जाती थी तो वहाँ भी मैं साथ जाती थी, वे गेहूँ पिसवाने जाती थी तो वहाँ भी मैं साथ जाती थी। कहने का मतलब कि दादी जी को यह किसी भी समय अकेले नहीं छोड़ती थी।
रात को भी लेखिका माँ के पास नहीं सोती थी, वह दादी के पास ही सोती थी। कहती है लेखिका, हम कभी छत पर सोते तो दूर किसी गांव में एक बल्ब जलता दिखाई देता था। जब छत पर लेखिका सोती थी तो गांव में दूर दूर कहीं बल्ब जलते हुए दिखाई पड़ता था, तो ये दादी से सवाल करती थी कि यह कैसे जल रहा है। तो दादी जी ने इस प्रश्न का क्या जवाब दिया मुझे याद नहीं, पर एक बात जो उन्होंने बताई थी वो मुझे आज भी याद है कि बिजली वहाँ भी हर घर में नहीं जलती थी। कहती हैं लेखिका कि दादी जी ने क्या जवाब दिया था यह तो याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि उस समय हर घर में बिजली नहीं जलती थी और जो बल्ब मैं देख रही थी वह आटा चक्की पर जलने वाला बल्ब था। कुछ ऐसी ही बातें होती रहती थी मेरे और दादी जी के बीच, और वे रोज़ एक नई कहानी सुनाते हुए धीरे धीरे मेरे बालों में हाथ फेरती रहती और मैं कहानी सुनते हुए कब स्वप्न लोक की सैर पर निकल जाती मुझे पता ही नहीं चलता था। यानी नानी जी जो है, सॉरी दादी जी जो हैं, वो इनके बालों में उंगलियां फेरती रहती थी और कहानी सुनाते रहती थी। इसी बीच लेखिका को नींद आ जाती थी और इनको पता भी नहीं चलता था। मेरे बालों में उनकी उंगलियों का वो कोमल स्पर्श मुझे आज भी महसूस होता है। कहती हैं लेखिका कि आज भी मुझे याद आता है तो लगता है जैसे वैसा महसूस हो रहा है कि कैसे दादी जी मेरे बालों में उंगलियां करते रहती थी, घुमाते रहती थी। अब कहती हैं लेखिका कि गांव में कहाँ कितना तालाब है, कितना खेत है, ये सब दादी जी ने ही उन्हें बताई थी। उसके बाद कहती हैं कि जो भी मुझ पर कोई टिप्पणी करता उसका पहला सवाल यही होता था कि मैं कानपुर में दादी के बिना कैसे रहती हूँ। लोग कहते थे कि कानपुर में यह दादी के बिना कैसे रहती है, यानी कि कानपुर में रहती है दादी के बिना और यहाँ आई है तो एक पल भी दादी के बिना ये नहीं रह रही है। खैर छुट्टियाँ ख़त्म होती तो दादी हमें नम आँखों से गाँव के बाहर काफ़ी दूर तक छोड़ने जाती। जाते हुए मैं बार बार मुड़ मुड़ कर उन्हें तब तक देखती रहती जब तक दूर और दूर होते हुए वो मात्र एक छोटी सी परछाई में तब्दील नहीं हो जाती और फिर दादी जी की परछाई अपने साथ आई अन्य दूसरी परछाइयों के साथ धीरे धीरे विलुप्त हो जाती। अब कहती हैं लेखिका कि मैं जब वहाँ से चलने लगती थी छुट्टी ख़त्म होने के बाद तो दादी हमें छोड़ने के लिए आती थी दूर तक, और जब तक दादी दिखाई देते रहती थी लेखिका उनको देखते रहती थी। हर साल गर्मियाँ आती, स्कूल की छुट्टियाँ होती और फिर यही सिलसिला। मैं कुछ 9-10 साल की होंगी जब मंझले चाचा की जिद पर मेरे बाबूजी और दोनों चाचाओं के बीच बंटवारा हुआ था। तब दादी जी को कितना दुख हुआ था मैं खुद इसकी साक्षी हूँ। दादी जी अपने हमदर्द मान अपने किसी सखी के घर जाती तो मैं भी उनके साथ होती थी। वे उनसे घर की तनावपूर्ण स्थिति के बारे में बातें करते करते रो पड़ती थी। अब लेखिका कहती हैं कि इनके पिताजी में और चाचा में बंटवारा जब हुआ था तो उस समय दादी जी जो हैं दुखी हुई थी तो तनाव में रहती थी। तो उनकी एक सहेली थी जिनके पास जा कर के वे अपना दुख दर्द शेयर करती थी। तो लेखिका कहते हैं कि दादी कभी कभी बोलते बोलते रो पड़ती थी तो मैं कारण तो समझ नहीं पाती थी, लेकिन उनकी आंखों में आंसू देख करके लेखिका के आंखों में भी आंसू आ जाते थे। और उसके बाद ये क्या करती थी, दादी की बाह पकड़ करके उनसे चिपक कर बैठ जाती, मानो मुझे भय हो कि वे मुझे छोड़कर कहीं चली न जाए। इस तरह से दादी को जब रोते देखती थी तो उनको लगता था कि हो न हो ये हमें छोड़कर कहीं चली जाएंगी। मुझे रोती देख सभी यही कहते कि पूरे घर में सिर्फ इसे ही उनकी चिंता है। तब दादी कहती कि मैं उनकी जान हूँ और मेरी तकलीफ़ उन्हें स्वतः महसूस हो जाती है। सब लोग कहते थे कि ये जो है सो दादी की जान है। बचपन से लेकर मेरी शादी और उसके बाद भी दादी जी से मेरा लगाव कम नहीं हुआ, परंतु कभी कभी नियति के क्रूर चक्र में फंसकर घनिष्ठ आत्मीयता पर भी समय और दूरी की गर्त जम जाया करती हैं। अब लेखिका कहती हैं कि मेरी शादी उसके बाद भी दादी जी से लगाव, इनकी शादी भी हो गई उसके बाद भी दादी जी से इनका लगाव कम नहीं हुआ, लेकिन कभी ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं कि घनिष्ठ आत्मीयता होने के बाद भी दूरियां बढ़ ही जाती हैं। मेरी दादी वृद्धा हो चुकी थी और एक दिन नीले आसमान में चमकते तारों में उन्होंने भी अपना स्थान बना लिया, और मेरा दुर्भाग्य यह रहा कि मेरे सिर में स्नेह से सहलाने वाली उंगलियां कब मुझसे छूट गई पता ही न चला। अब लेखिका कहती हैं एक समय ऐसा आया जब दादी जी का देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई और हमारे सिर से
उनकी स्नेह भरी जो उंगलियां थी बाल सहलाने वाली वो छूट गई। मेरी दादी सदा के लिए मुझे छोड़ गई, किंतु उनकी उंगलियों के कोमल स्पर्श का एहसास दुखद समाचार के साथ मुझसे 2 महीने बाद दूर हुआ। जब उनका दुखद समाचार मिला लेखिका को, तब जाकर के इनको यह महसूस हुआ कि अब मेरी दादी इस दुनिया में नहीं रही। गांव पहुंचने पर लोटे के जल से नजर उतार कर स्वागत करने की परंपरा तो अब से सालों पहले समाप्त हो चुकी है, पर अब तो स्वागत करती हुई वे नजरें भी नहीं रही जिनमें मेरे लिए आशीर्वाद और हमेशा कुछ नया बनवा कर खिलाने की इच्छा नजर आती। कहने का मतलब यह हो गया कि लोटे से जल लेकर नज़र उतारना ये सब तो एक परंपरा थी जो बहुत पहले ख़त्म हो गई, लेकिन अब किसी की आंखों में वह प्यार भी नहीं है जो कि दादी की आंखों में इनके लिए थी। उनके मन में जो इच्छा थी इनको कुछ न कुछ खिलाने की, ये सब अब समाप्त हो गया। इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो गई और उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।